गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आज हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चंस करेंगे कि प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 ओपन करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? आगे कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो आपको स्टूडेंट हमेशा याद रखना है कि जितने भी उम्र पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक, जितने भी एज प्रॉब्लम्स होते हैं, उम्रों वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप वर्तमान की उम्र डिसाइड करेंगे कि वर्तमान की उम्र उनकी कितनी कितनी है। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट हमारे पास हैं, एक आफताब है, एक आफताब की पुत्री है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु, तो आफताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं कितनी वर्ष है, x वर्ष है। तो आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई। अच्छा, उसकी पुत्री की आयु भी ले लेते हैं। पुत्री की आयु कब? वर्तमान में। तो पुत्री की आयु अगर वर्तमान में यहाँ पे कर लें तो पुत्री की आयु वर्तमान में y वर्ष है। कितना स्टूडेंट? y वर्ष। तो यह बच्चों हमारे पास आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब आफताब कह रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व देखा जाए तो 7 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो 7 वर्ष पूर्व कंडीशन क्या बनेगा, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। अब देखिए ध्यान से, वर्तमान में x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे तो बताइए आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है ना। उसके बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तो उसका भी 7 वर्ष घटेगा, तो पुत्री की आयु तो कितनी हो जाएगी, y माइनस 7, ठीक। अब कहा कि 7 गुना हो गया, तो 7 गुना हो गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स इंटू y माइनस 7। उसने कहा मैं तुमसे 7 गुना था, ठीक है ना। तो x माइनस 7 का वैल्यू क्या है, 7 इंटू y माइनस 7, ठीक। अब इसको सॉल्व आप कर ले तो x माइनस 7 इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7y और माइनस 49, 7 49। अब यहाँ पर बनेगा आपका x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो यह आपका एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, आगे आपसे फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे फिर बना लेते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद अगर देखें तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु, तो बताइए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कहा गया अब से, तो अब मतलब वर्तमान से, ठीक है ना। तो वर्तमान से आफताब की आयु 3 वर्ष बाद, तो बताइए कितने साल का है वर्तमान में, 1 साल का। तो बताइए 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, ठीक। अच्छा, उसकी पुत्री कितनी हो जाएगी, ठीक, उसकी पुत्री की आयु, तो उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3। अब कहा कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो 3 गुनी अगर आयु का रह जाएगा तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y और प्लस में कितना 9, 3y प्लस में 9, 3 इंटू वाई 3y हो गया और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया। इसको आप सॉल्व करें तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हमको यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गए, ठीक है ना, दो इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक। तो आपको बीजगणितीय रूप लिखना है, तो बीजगणितीय रूप इसका लिखते हैं कि इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, इसका बीजगणितीय रूप तो इस क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप देखा जाए कि इस क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप क्या होगा। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप अभी आपने देखा, बीजगणितीय रूप हमको क्या क्या मिला था, x माइनस 7y इक्वल टू कितना -42, और यहाँ पर मिला था x माइनस 3y इक्वल टू कितना 6 प्लस में 6। ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप। अब बीजगणितीय रूप के बाद उसने कहा है कि आपको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो देखिए ध्यान से, अगर ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो अगर ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अच्छा, ग्राफीय रूप में जब भी व्यक्त करना है आप यहाँ पे स्केलिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से स्केलिंग आप करेंगे। ऐसे हमने स्केलिंग कर लिया, चलिए ये स्केलिंग हो गई। यहाँ पर 10, 20, यहाँ पे जो हम स्केल लेते हैं 10-10 का ले लेते हैं, 30, और यहाँ पे 40, ठीक, यहाँ पे 10, 20, 30 इस तरीके से, फिर यहाँ पर 10, 20, 30 इस तरीके से। तो देखिए ध्यान से, अब ग्राफीय रूप बताना है इसका कि ग्राफीय रूप क्या बनेगा। तो ग्राफीय रूप अगर हमको बनाना है तो हमने आपको बताया था x माइनस 7y इक्वल टू कितना है -42। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना -42। तो इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, ठीक, और यहाँ पे पॉइंट डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब देखिए ध्यान से, x की वैल्यू आप 0 करिए, x की वैल्यू जब 0 होगी तो -7y इक्वल टू कितना -40, 7×42, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अच्छा, अब y की वैल्यू आप 0 करिए, y की वैल्यू 0 होगी, जब y की वैल्यू 0 होगी, y यहाँ पर है तो y की वैल्यू जब 0 होगी तो y 0, तो x की वैल्यू कितना मिलेगा -42। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको मिल जाएगा -42। तो समीकरण 1 से हमको पॉइंट्स क्या क्या मिला, 0,6 और -42,0। अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह जो हमने ग्राफ बनाया है, हमारा जो स्केलिंग है इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमने मैनुअली ग्राफ बनाया है। आप अगर ग्राफ पेपर लेते हैं, ठीक, ग्राफ पेपर में अगर आप बनाते हैं तो एक्यूरेट आपका वहां पे ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो आप अगर आपके पास ग्राफ अगर अवेलेबल है, ग्राफ पेपर अवेलेबल है, तो आप क्या करें, ग्राफ पेपर पर 1-2 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर पेपर में अगर आपसे ग्राफिकल रूप पूछता है और आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलता तो आप ऐसे ही स्केलिंग करके बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,6। तो बताइए 0,6 का मतलब x में 0 चला, मतलब नहीं चला, और y में कितना चला, 6 चला। तो y में 6 चला तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ठीक, 0,6। तो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,6। इस तरीके से हमने, अगला क्या है -42,0। तो x में -42, तो x में -42, तो देखिए ध्यान से, इधर होता है माइनस माइनस माइनस, ठीक, इधर आपका होता है -10, -20, ठीक, -30, ठीक। ये आपका क्या है, x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और ये क्या है, y एक्सिस, ठीक है ना। आपको पता है इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए ध्यान से, -42 कितना है, 0। अगर -42 है तो -42, तो -42 आपका यहाँ पर -40, तो -42 अप्रॉक्स यहाँ पड़ेगा, और यहाँ पे 0, तो इधर आपका हो गया -42, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को आप ऐसे यूं बढ़ा दीजिए, ठीक, मिला दीजिए आपस में, तो आपका क्या बन गया, रेखा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 6। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 6। तो x माइनस 3y इक्वल टू अगर 6 है तो अब इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से, तो यहाँ पर भी इस तरीके से आप बॉक्स बनाए, ठीक, हमने यहीं पे बना दिया है, ठीक। आपके पास पेज यहाँ पर वैकेंट होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा, आप इधर बना लीजिएगा। तो x और यहाँ पे क्या है, y है। अब देखिए ध्यान से, x की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू हमको कितने मिलेगी, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x की वैल्यू 0, -3y इक्वल टू कितना, 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे -2 हो गया।
अच्छा y की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 मिलेगी। पॉइंट क्या मिल गया 0, -2। तो 0, -2 तो x में चला 0, y में चला -2, तो पॉइंट लगभग यहाँ पे कहीं मिलेगा। ये 0, कितना हो गया -2 हो गया। अच्छा एक पॉइंट क्या है 6, 0, तो 6, 0 यहाँ पर एक अप्रॉक्स मिलेगा 6, 0। इन दोनों को आपस मिला दीजिए तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। अच्छा ग्राफ का नेचर इस तरीके से मिल गया। अब देखिए ध्यान से, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं इधर कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ग्राफिक हम कैसे ग्राफिकल रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह इसका बीजगणितीय रूप था, ये इसका ग्राफिक रूप था, ठीक है ना। तो ग्राफीय रूप हो गया और बीजगणितीय रूप हो गया। पेपर क्वेश्चन में आपसे ही पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें रुपए 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, प्रश्न 1 था, वैसे ही आपका प्रश्न क्या है 2 है। तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्राइस के टर्म में बात हो रही है। अच्छा क्या क्या आपके पास है, बैट है, बॉल है, ठीक है ना, बल्ले है और क्या है गेंदे हैं। तो देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य आप एक चर राशि मानेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया है, ठीक, तो x रुपया हो गया। माना एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो y रुपया हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक बल्ले का मूल्य आपने x रुपया मान लिया और एक गेंद का मूल्य आपने y रुपया मान लिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब प्रश्न जो कर रहा है उसके हिसाब से इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बल्ले 6 गेंदे, ठीक है ना, 3 बल्ले 6 गेंदे का मूल्य कितना है 3,900 रुपए है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, 3 बल्ले, तो बताइए एक बल्ले का दाम कितना है x रुपया, तो बताइए 3 बल्ले का दाम कितना होगा 3 इंटू x होगा। जैसे हम कहे एक बल्ले का दाम अगर 10 रुपया है तो बताइए 3 बल्ले का दाम कितना होगा। आपने कहा सर 30 रुपया हो गया, तो आपने करा क्या 10 इंटू 3 कर दिया, तो आपको मल्टीप्लाई वहां पे करा। तो देखिए ध्यान से, तो एक बल्ले का दाम x रुपया है तो 3 का कितना हो जाएगा 3x। अब प्लस में, अब बताइए एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपया, तो बताइए कितनी गेंदें खरीदी गई 6 गेंदें, ठीक, तो 6y रुपया हो गया। अच्छा इन सभी पैसा, ये क्या हो गए सभी पैसों के टोटल पैसा मिला के कितना है 3,900 रुपया, ठीक है ना। इक्वेशन 1 बन गया, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अच्छा आगे कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी थी। एक बल्ला खरीदा तो एक बल्ले का दाम कितना x रुपया। अच्छा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी थी, एक गेंद का दाम y रुपया, तो बताइए 2 गेंद का दाम कितना हो जाएगा 2y रुपया। तो यहाँ पे कितना हम लिखेंगे 2y रुपया। अब देखिए 2y, अब पूरा ये पैसा हो गया। अब बताइए पैसा कितना है यहाँ पर 1,300 रुपया, 1,300 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब आपको पता है यह कौन सा रूप है, तो यह आपका बीजगणितीय रूप है। यह कौन सा है बीजगणितीय रूप है। अब इसके बाद यह आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसके बाद आपको कौन सा रूप बनाना है ग्राफीय रूप, ठीक। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। ग्राफीय रूप इसका क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में स्केलिंग कर ले। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चालाकी ये लगानी है, थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि यहाँ पे 3900 है, यहाँ पर 1300 है, तो डेटा काफी बड़ा है। तो आप जब ग्राफ पेपर में स्केलिंग करेंगे या आप ऐसे भी जब स्केलिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, वहां पर 200 का स्केलिंग कर दें या 300 का स्केलिंग कर दें, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप स्केलिंग 1 2 3 4 करते हैं तो आपका ग्राफ काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जो इस पेपर में नहीं आ पाएगा। तो आप स्केलिंग जो करें, स्केल की साइज क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। अगर स्केल की साइज आप 300 कर देते हैं तो आपको पॉइंट जल्दी से मिल जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक, वहां पर भी
2 kg और 1 kg, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक, कह रहा है कि 2 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना ये है कि आप मान लेंगे कि 1 kg सेब का मूल्य X रुपया है और 1 kg अंगूर का मूल्य Y रुपया है। फिर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया है वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। फिर उसका ग्राफिकल वे भी आपको पता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि प्रश्नावली 3.1 के जो 3 क्वेश्चन थे कैसे सॉल्व होंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3.2 का, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 का इंट्रो वीडियो, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसका इंट्रो क्या है। तो अभी हम प्रश्नावली 3.2 इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं कि प्रश्नावली 3.2 का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, ठीक है ना। आपको पता है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, जैसे 2x + 3y = 6 है ये और 4x + 3y = 12 है। तो ऐसे दो लीनियर इक्वेशन को, दो रैखिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, पेयर, क्योंकि दो हमारे पास है तो पेयर का मतलब होता है दो। तो हमको क्या करना है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था कि ग्राफी विधि से अगर आपको हल करना है किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। ग्राफ पेपर लेने के बाद उसमें स्केलिंग दी हुई होती है। तो आप क्या करेंगे, दोनों लाइनों का, दोनों लीनियर इक्वेशन का, दोनों रैखिक युग्मों का ग्राफ बनाएंगे। आपको पता है रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक रेखा बनता है, ठीक। दोनों रेखाएं जाकर जहां पर कट करेंगी वही उसका क्या होगा, हल होगा। इसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। तो देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट आपको क्या करना है कि जैसे यह लिखा हुआ है वैसे ही आप अपनी फेयर कॉपी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर हल प्राप्त करना ही ग्राफी विधि से हल कहलाता है, ठीक है ना। सिंपल सा मीनिंग है कि आप रैखिक समीकरण युग्म का अगर ग्राफी विधि से हल चाहते हैं तो भाई आपको ग्राफ चाहिए, ग्राफ पेपर से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे चलिए। अच्छा, अगला यहाँ पे पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट हमने लिखा है कि संगत हल क्या है, ठीक है ना। संगत हल क्या है, आपसे पूछ लेगा कि बताइए संगत हल क्या है, या इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है। या तो संगत हल या तो इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए ध्यान से, संगत हल क्या है। तो संगत हल क्या है, रैखिक समीकरण युग्म से एक हल या अनंत हल जब प्राप्त हो तो ऐसे हल को संगत हल कहते हैं। मतलब जब आपके रैखिक समीकरण का युग्म आपके पास है तो आप जब रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि से हल करते हैं, या आगे चलकर हम बीजगणितीय विधि से भी हल करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को, तो यहाँ पर हमको अभी पढ़ना है कि रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना। तो ग्राफीय विधि से अगर हम हल करते हैं तो अगर एक हल मिले, एक हल मिलने का मतलब क्या है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। अच्छा, अनंत हल मिलने का क्या है, अनंत हल मिलने का मतलब आपको बताया गया था कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो जाए, संपाती हो जाए, तब हम कहते हैं कि वहां पर आपको कितने हल मिलते हैं, तो अनंत हल मिलते हैं। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ध्यान से, संगत हल ही हो गया, ठीक, या तो एक हल मिले या तो अनंत हल मिले। अच्छा, आगे असंगत हल है। तो देखिए संगत हल में आपको कोई ना कोई हल तो सोल्यूशन मिल रहा था, ठीक। असंगत में क्या होगा, ठीक, असंगत में क्या होगा, ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जब कोई हल प्राप्त न हो तो इसे असंगत हल कहते हैं। कहने का मतलब है रैखिक समीकरण युग्म को आप हल करते हैं, ठीक, आपको कोई भी हल नहीं मिलता। जब कोई भी हल नहीं मिलता मतलब x और y की कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिल पाती, तो ऐसे समीकरण के युग्मों को, रैखिक समीकरण के युग्मों को हम कौन सा हल कहते हैं, असंगत हल कहते हैं, उनसे जो हल प्राप्त होता है। अब यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब असंगत हल, आप बताइए कि रैखिक समीकरण युग्म में असंगत हल का मतलब कोई हल ना मिले, तो बताइए कोई हल कब नहीं मिलता था, जब दोनों रैखिक समीकरण युग्मों की रेखाएं, ठीक,
आपस में क्या हो, समानांतर हो। जब समांतर पैरेलल होती हैं तो आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी, नहीं टच करेंगी। तो उस स्थिति में हमको कैसा हल मिलता है, उसमें कोई भी हल नहीं मिलता, तो ऐसी को हम कहते हैं असंगत हल। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ध्यान से, एक साड़ी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक। अब साड़ी आपके पास है। अब इस साड़ी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, दो रैखिक युग्म दिए जाएंगे। रैखिक युग्म देने के बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस समीकरण युग्म के कितने हल हैं, ठीक है ना। तब आपको ग्राफ के बेसिस पर नहीं बताना, ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ के बेसिस पर आप बता सकते हैं। अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक हल होगा, ठीक। अगर संपाती है तो अनंत हल होगा। अगर पैरेलल जा रही हैं दोनों रेखाएं तो क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा, और उसी को कहते हैं असंगत हल, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, आपको दोनों रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे। रैखिक समीकरण युग्म देने पर तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि यहाँ पर अनंत हल मिलेगा कि एक हल मिलेगा कि कोई हल नहीं मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर साड़ी है तो यहाँ पर हम दो इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन इस तरीके का है, a1x और यहाँ पे प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू कितना 0, और एक हमारे पास है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू कितना 0, ये आपके पास 0 है। तो यह हमारे पास दो रैखिक समीकरण के युग्म है, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर सीरियल नंबर है 1 2 3, यहाँ पर रेखा युग्म है। रेखा युग्म का मतलब है रैखिक समीकरण का युग्म। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है a1/a2 b1/b2 c1/c2, मतलब आप रैखिक समीकरण के युग्म जब लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमने एक फॉर्मेट लिखा है, ठीक है ना। यह रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है। तो हमने दो रैखिक समीकरण लिखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम x का गुणांक देखते हैं, यहाँ पर a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है a2 है, तो a1/a2, तो यहाँ पे हमने अनुपात लिखा है a1/a2। और y का गुणांक b1 है और y का गुणांक यहाँ पे b2 है, तो हमने लिखा b1/b2। और यहाँ पर c1 है और यहाँ पे c2 है, तो c1/c2। आपको याद रखना है कि जितने भी एक्स वाई और कांस्टेंट जो होते हैं, एक्स वाई के जो गुणांक होते हैं, उनको विथ द साइन हमेशा रखना है। अगर यहाँ पे कहीं माइनस होता तो हम माइनस के साथ वहां पर रखते, ठीक है ना। बट यहाँ पे सभी जगह प्लस है तो हम प्लस के साथ लिखेंगे, मतलब जो साइन होगा उसी साइन के साथ यहाँ पर नंबर्स को लिखे जाएंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास दो रैखिक समीकरण युग्म हैं तो अनुपातों की तुलना, अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब हम कहते हैं कि ग्राफी निरूपण इस समय दोनों रेखाओं का क्या होगा, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर जाके प्रतिच्छेद कर रही होंगी, ठीक। अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो बीजगणितीय रूप क्या कहेगा, बीजगणितीय रूप कहेगा केवल एक हल मिलेगा, ठीक, या अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, ठीक, जैसे आप अगर हैं तो आप अपने आप में क्या है, यूनिक है, ठीक। आप अपने आप में यूनिक है, मतलब आपके जैसा संसार में कोई नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अनुपातों की तुलना हम करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 है तो इसका ग्राफिकल जो निरूपण होगा, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बताएगा कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होंगी, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से बनेगा तो एक हल मिलेगा, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल। अब आगे देखिए, अगला यहाँ पर है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं दोनों रेखाएं क्या है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब एक रेखा अगर ऐसे चल रही है तो उसी पर एक रेखा और चली जाएगी, ठीक। तो बताइए दोनों रेखाएं एक ही पर है तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जो बहुत सारे बिंदु होंगे जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेंगे, तो हम कहेंगे कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक। आगे देखिए, अब तीसरा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो समांतर हो जाएंगी तो कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे रेल की पटरी होती है, ठीक है ना, ट्रैक होती है रेलवे की। तो देखिए ध्यान से, अब दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, मतलब समानांतर का मतलब होता है एक फिक्स डिस्टेंस पर हैं। तो बताइए दोनों आपस में कट नहीं कर रही हैं, नहीं आपस में संपाती हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी हल नहीं मिलेगा, ठीक। आपको हमेशा याद रखना है, आपको हल तभी मिलता है जब आपस में या तो कट करें, ठीक, या तो आपस में टच करें, या तो संपाती हो जाए। तो यहाँ पर क्या है आंसर, कोई हल नहीं, ठीक है ना, तो कोई हल नहीं है।
अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी ले रखा है, ठीक है ना, अनुपातों की तुलना, ठीक, एग्जाम्पल भी हमने ले रखा है हर एक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0। आपको याद रखना जब भी आप अनुपात की तुलना करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इसी फॉर्मेट में लिखें। ये नहीं कि आपने एक लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और आपने एक अगला लिख दिया a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस c2, ठीक। तो आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए हमने ये फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, तो x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए यह दोनों लीनियर जो इक्वेशन है क्या बताइए इसी फॉर्मेट पर है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर है, ठीक है ना। अब a1 अपान a2, तो बताइए a1 a2 क्या होता है, x के गुणांक होते हैं। तो बताइए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, x का गुणांक दिख रहा है, तो आपको पता है x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कोई भी नंबर होता है उसके आगे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक वहां पर होता है, एक का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है, तो बताइए यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अच्छा b1, तो देखिए ध्यान से y का गुणांक कितना है, 2 है। अब देखिए b2, तो y का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 2/3 हो गया। अब हमने देखा कि 1/2 सर 2/3 के तो बराबर है ही नहीं, ठीक। तो 1/2 2/3 के बराबर नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। जब यह वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे आपस में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक हल होगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कहेगा कि बताइए इसके एक हल होंगे कि अनंत हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, a1 अपान a2 अगर इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो उसका एक हल होगा, ठीक है ना। आगे चलिए दूसरे पर, 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर तीनों अनुपात बराबर होते हैं, मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो हम कहते हैं दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समपाती हैं, ठीक। तो जब समपाती होंगी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक, तो उस समय हल कितना होगा, अनंत हल होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर a1 अपान a2 हमको चाहिए, तो बताइए x का गुणांक कितना है, 3, और y का गुणांक नीचे x का गुणांक कितना, 6, तो 3/6 हो गया। अब b1 अपान b2 हमको चाहिए, तो b1 अपान b2 चाहिए, तो बताइए y का गुणांक कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब बताइए y का गुणांक कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है, -10, तो यहाँ पर -10 कांस्टेंट वैल्यू c1 अपान c2, तो हमने कहा था साइन के साथ आपको पिक करना है, ठीक। तो -10 बाई में, अब देखिए ध्यान से c2 की वैल्यू कितनी है, -20 विद साइन। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो 1/2 आएगा, इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें 1/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करें तो बताइए कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि a1 अपान a2 सर, b1 अपान b2 सर और c1 अपान c2 सर तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो बताइए कंडीशन क्या होता है, समपाती रेखाएं हो जाती है। समपाती रेखाएं जब होती है तो हल कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है। अब लास्ट तीसरा नंबर है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये कौन सा केस बना रहा है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक। तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, ठीक, समांतर हो जाएंगी, ठीक। तो समांतर जब होंगी, एक बार भी कट नहीं करेंगी तो कोई हल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं x का गुणांक कितना, बोलिए ध्यान से, 1, बताइए x का गुणांक कितना, 2, तो 1 कितना हो गया, 2। अब बोलिए y का गुणांक कितना, 2, बोलिए y का गुणांक कितना, 4, तो कितना हो गया, 2/4। अब बोलिए कांस्टेंट वैल्यू कितनी, -4। अब बोलिए यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी, -7। तो देखिए ध्यान से, यह माइनस माइनस कैंसिल, ये 4/7 हो गया। अच्छा ये 2/4 है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 मिलेगा। हम देख रहे हैं कि सर यह वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 है, मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलता है स्टूडेंट, आपको अब याद रख लेना है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए कैसे हल होंगे, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीजें रट लेनी है। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो आप कहेंगे एक हल है, ठीक। अच्छा एक हल को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा a1 अगर तीनों अनुपात बराबर है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो आप कहेंगे संपाती रेखाएं हैं, उसका ग्राफ आप बनाएंगे तो रेखाएं कैसे मिलेंगी, ग्राफिक संपाती मिलेंगी। तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो हम कहेंगे समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि हमारा 3.2 प्रश्नावली 3.2 का यह इंट्रो क्लास था। अब हम देखेंगे 3.2 के क्वेश्चंस।